नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव प्रकार का है जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर 2024 सत्र का पेपर है। ऐसे विद्यार्थी जिनके एग्ज़ाम में इस बार ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं उन सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर खासकर महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे जो रिपीटेड हैं और सेम प्रश्न आपकी विश्वविद्यालय में भी पूछे जाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा डाउट होगा अपने सिलेबस को लेकर के कि क्या ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग यानी एनईपी के अकॉर्डिंग सभी विश्वविद्यालय का कॉमन मिनिमम सिलेबस है, तो सभी का पाठ्यक्रम सेम है। अगर OMR सीट पर परीक्षा कराई जाएगी तो 100% गारंटी मेरी है कि यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे, चाहे आप MJPRU विश्वविद्यालय से हों या फिर आप MS यूनिवर्सिटी से हों, BU झांसी विश्वविद्यालय के हों, कानपुर विश्वविद्यालय से हों या फिर आगरा विश्वविद्यालय हो या फिर MJ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हों, तो सब में लगभग कॉमन मिनिमम सिलेबस है और सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। एनईपी के अंतर्गत जो पेपर टाइटल है वह है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा सिलेबस आपका है या नहीं। चलिए, तो इस प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज टू फाइब्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। लगभग मानो कि 2022 सत्र से 24 के बीच में लगभग सभी विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ है। तो ग्लूकोज के पाइब्रेट में बदलने के दौरान एटीपी का जो शुद्ध लाभ होता है वो 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। ऑप्शन इसमें ए वाला आपका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। तो इनमें से कौन सा मस्कुलर फंक्शन का मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो इनमें से ध्यान रखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का नियमन जो है वो पेशीय तंत्र का कार्य नहीं है। बाकी शरीर में गर्मी उत्पादन, कंकाल की गति और आसन का रख रखाव ये सब पेशीय तंत्र के अंतर्गत आता है। और पेशीय तंत्र के अंतर्गत कार्य कौन सा नहीं आता, तो रक्तचाप का नियमन जिसे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कहते हैं। सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है, को एंजाइम इज पूछा गया सह एंजाइम। को एंजाइम को हिंदी में सह एंजाइम कहते हैं और ये दोस्तों 2023 सत्र में MJPRU विश्वविद्यालय में पूछा गया था, कानपुर विश्वविद्यालय में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो सह एंजाइम पूछा गया। सह एंजाइम ऑफन ए विटामिन, ये क्या करता है, प्रायः एक विटामिन देता है। जो सह एंजाइम होता है वो एक विटामिन होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका राइट। चलिए चौथे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया था द जनरल मैकेनिज्म इज एन एंजाइम एक्ट बाई। सामान्य तंत्र यह है कि एक एंजाइम कार्य करता है। तो एक एंजाइम जो वर्क करता है वो दोस्तों किस प्रकार से वर्क करता है, वो इसमें रेड्यूसिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, संक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है सामान्य तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है विद PDF नोट्स। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 था कि जाइमोगन और प्रो एंजाइम, जाइमोगन और प्रो एंजाइम इज ए। तो ये क्या है, एक प्रकार के दोस्तों ये कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं एंजाइम रिप्रोसेसर यानी जिसे कहते हैं एंजाइम अग्रदूत। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। निम्नलिखित में से ग्लाइकोप्रोटीन का उदाहरण कौन सा है। तो पहले ऑप्शन को अगर देखें तो हीमोग्लोबिन दिया गया है। हीमोग्लोबिन ग्लाइकोप्रोटीन के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर लेथिसिन जो है ये है दोस्तों आपका ग्लाइकोप्रोटीन का उदाहरण एग्जाम्पल। सो ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 7 नंबर, जिसमें है विच टाइप्स ऑफ मसल्स और फैटिक अकर्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड।
यानी लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण किस प्रकार की मांसपेशी थकान होती है? तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे जो मांसपेशी का थकाव होगा वो होगा पेरिफेरल फैटिग। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से निम्न की उपस्थिति की पुष्टि के लिए बेनेडिक्स अभिकर्मक परीक्षण आयोजित किया जाता है। बेनेडिक्स रेजेंट टेस्ट इज कंडक्टेड टू कंफर्म दैट द प्रेजेंस ऑफ, तो इनमें से रेड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नौ प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ मसल्स, इनमें से कौन सा स्मूथ मसल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो अगर हम पहले ऑप्शन को यहाँ पर देखें जिसमें है कि ऐच्छिक नियंत्रण, तो ऐच्छिक नियंत्रण इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऐच्छिक नियंत्रण जो है चिकनी मांसपेशी की विशेषता के अंतर्गत आता है, लेकिन धारीदार उपस्थिति जो है ये नहीं निहित है चिकनी पेशी में, तो ये एक प्रकार की विशेषता नहीं है। बाकी ऐच्छिक नियंत्रण खोखले अंगों के दीवारों में पाया जाता है, धीमी नियंत्रण, संकुचन, ये सभी चिकनी पेशी की विशेषता हैं, लेकिन धारीदार उपस्थिति ये विशेषता नहीं है। और यहाँ पर क्या पूछा गया था? नहीं पूछा गया था, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न इसमें पूछा गया है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है और हर साल सभी विश्वविद्यालय में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको BIMP में इंडिकेट करूँगा। तो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण होता है वो प्राक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द फेवरियस प्रोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर साल का रिपीटेड प्रश्न है सभी विश्वविद्यालय के लिए। कौन सा रेशेदार प्रोटीन है इनमें से? तो रेशेदार जो प्रोटीन दोस्तों ये फास्फो, यहाँ पर आपका आ जाएगा रेशेदार प्रोटीन, माफ कीजिएगा। तो इसमें क्लोजन क्या आ जाएगा? क्लोगन जो है, क्लोजन जिसे कहते हैं क्लोजन, ये एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया था द मोस्ट एबुडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला लिपिड कौन सा है? तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में फास्फोलिपिड पाया जाता है। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट एविडेंट वाटर इनसॉल्युबल पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट सेल वॉल इज, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पादप कोश का भित्ति में सबसे प्रचुर मात्रा में पानी में आघुलनशील पॉलीसेकेराइड कौन सा है? चलिए उत्तर कीजिएगा आप सभी लोग को इसका आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करूँगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्यूलोज, क्योंकि पादप कोश का भित्ति में सबसे प्रचुर मात्रा में पानी में जो आघुलनशील होता है पॉलीसेकेराइड वो सेल्यूलोज है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लैक्टोज चयापचय में शामिल नहीं है? तो ग्लैक्टोज चयापचय में जो सम्मिलित नहीं है वो इसमें से दोस्तों हो जाएगा ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज जो है ये एंजाइम ग्लैक्टोज चयापचय में सम्मिलित नहीं है। बाकी अगर बात करें ग्लैक्टोकाइनेज की, तो ग्लैक्टोकाइनेज सम्मिलित है एंजाइम के चयापचय में, लेकिन ग्लूको, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पहला है ग्लैक्टोकाइनेज और दूसरा दिया गया ग्लूकोकाइनेज। तो ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम के ग्लैक्टोज चयापचय में सम्मिलित है, लेकिन ग्लूकोकाइनेज जो है यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन बी ग्लूकोकाइनेज, ये चयापचय में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोन एज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लाइकोलिसिस के दर सीमित चरण के रूप में जाना जाता है? तो दर चरण के रूप में हम जानते हैं फास्फोफ्रक्टोज काइनेज को। किसको जानते हैं? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को हम ग्लाइकोलिसिस के दर सीमित चरण के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें दिया गया है कि एड्रालिन एक्ट व्हिच एंजाइम इन ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में एड्रालिन के एंजाइम पर कार्य
करता है, तो एंजाइम किस पे कार्य करता है दोस्तों, ये ग्लूकोकाइनेज पर वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। ओके, इसके अलावा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का सॉल्व पेपर मिल जाएगा और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का सॉल्व पेपर जो हमने सॉल्व करा दिए हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, एक बार देखकर एग्जाम में जाइएगा। लगभग लोग रिपीटेड प्रश्न मिलते हैं जो मैंने प्रश्न पत्र सॉल्व कराए हैं, जैसे जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सम्मिलित है, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। इन 3 विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में 2024 में हो चुका है। तो इन तीनों विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र आप जरूर देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट का, मान लिया कि आप इस समय जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप सर्च करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी, सॉल्व पेपर आप लगा देंगे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय या डीडीयू विश्वविद्यालय या फिर राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, तो आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्च करके और सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, क्लोराइड शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो एक CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है, CO2 के यानी कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए आवश्यक है। तो 17 नंबर का सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, जिसमें दिया गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है कि मायोजेनिक हार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मायोजेनिक हृदय निम्नलिखित में से किसमें अधिक मौजूद है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि मायोजेनिक हार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये कह रहा है कि किसमें उपस्थित नहीं है, और हिंदी में यहाँ पर है कि मायोजेनिक हृदय निम्नलिखित में से किसमें अधिक मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट प्रेजेंट की हम बात करेंगे, किसमें उपस्थित नहीं है, तो फ्रॉग में नहीं उपस्थित है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 19 नंबर, जिसमें क्या पूछा गया था, द थिंकिंग ऑफ वॉल ऑफ द एक्टर्स इज कॉल्ड, धमनियों की दीवार का मोटा होना क्या कहलाता है, तो इसका जो मोटा होना कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है धमनी काठिन्य। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न है, QRST किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों जो संबंधित है वो है वर्टिकुलर कंट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं वेंट्रिकुलर संकुचन और विध्रुवण। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर, जिसमें पूछा गया था, इन द कार्डियक साइकिल डायसॉल्ट इज, हृदय चक्र में डायसॉल क्या है, तो हृदय चक्र में जो डायसॉल का वर्क कर रहा है वो कर रहा है द नंबर द रिलेशन पीरियड आफ्टर द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, हृदय के संकुचन के बाद विश्राम की अवधि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बी वाला करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 22 नंबर, जिसमें पूछा गया दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट प्रोडक्ट दैट द एक्सट्रैक्टेड बाय द किडनी, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट उत्पाद है जो गुर्दे द्वारा उत्सर्जित होता है, तो गुर्दे द्वारा जो उत्सर्जित होता है वो है यूरिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 23 नंबर, जिसमें पूछा गया है, इन द सर्कुलेटरी सिस्टम विच ब्लड वेसल कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसे समझे तो दिया गया था कि परिसंचरण तंत्र में कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती है, तो इसका कार्य किसका है दोस्तों, तो ये कार्य है कोशिका का। ओके, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, धमनी का कार्य करता है, ये धमनी का वर्क है जो परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिका को ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाती है और धमनी ले जाती है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे 24 नंबर, जिसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द लिम्फोटिक सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन एंड एक्सटेंशन, निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण और उत्सर्जन का लसिका तंत्र का कार्य है, तो लसिका तंत्र का जो कार्य है वो है दोस्तों इसमें है फाइटिंग ऑफ द इन्फेक्शंस, संक्रमण से लड़ना, संक्रमण से लड़ना किसका कार्य है, तो ये परिसंचरण और उत्सर्जन में लसिका तंत्र का कार्य है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसे कहते हैं ईपीएफ, इन यूनिफेरस ट्यूब इस, मूत्र नालिका में प्रभावी निस्पंदन दाब, जिसे सफिक्स में लिखते हैं ईएफपी, ठीक है, ईएफपी, मूत्र नालिका में प्रभावी निस्पंदन दाब ईएफपी है, तो ईएफपी का जो मान होगा वो होगा 10 mmHg। ओके, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, कई बार का ये रिपीटेड प्रश्न रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द स्प्लीन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र में प्लीहा का कार्य है। तो परिसंचरण तंत्र में प्लीहा का जो कार्य है वह है फिल्टरिंग ब्लड एंड रिमूविंग ओल्ड रेड ब्लड सेल, यानी रक्त को फिल्टर करना और पुरानी जो माफ कीजिएगा लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनको हटाना, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टेड थ्रू इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन सा श्वसन तंत्र के माध्यम से उत्सर्जित अपशिष्ट उत्पाद हैं। तो इनमें से उत्सर्जित जो अपशिष्ट उत्पाद हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उनको ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न में आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ये कार्य है, ठीक है। ये जो श्वसन तंत्र के माध्यम से उत्सर्जित अपशिष्ट उत्पाद उनको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। तो कार्बोहाइड्रेट के जोड़ने के लिए जो जिम्मेदार है वो दोस्तों इसमें है एमाइलेज। एमाइलेज आपका राइट आंसर होगा, ए वाला उत्तर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज द मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर्स, यानी पाचन तंत्र के किस भाग में पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। तो सबसे अधिकांश जो अवशोषण होता है दोस्तों वो छोटी आंत में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसे बना होता है, तो लैक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है या फिर डाइसैकेराइड है। चलिए उत्तर कीजिएगा कमेंट में, कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पूछा है आप सब से, और मुझे आशा है कि आप सब बताएंगे ज़रूर, क्योंकि पता ही होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जैसे बात करूँ सुक्रोज की, तो सुक्रोज आ जाता है किसके अंतर्गत, ये आपके डाइसैकेराइड के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से लैक्टोज क्या है, लैक्टोज को माल्ट शुगर, लैक्टोज को कहते हैं मिल्क शुगर, ठीक है। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो अभी ये पूछा गया था कि लैक्टोज किससे मिलकर के बना होता है, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर के लैक्टोज बना होता है। ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 32 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि ए फैटी एसिड अनसैचुरेटेड इफ इट कंटेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए हैं। मैं इसलिए रिपीटेड कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों लगातार 2021 सत्र से मैं आप सबके लिए वर्क कर रहा हूँ और मुझे लगभग 3 साल का अनुभव है। तो इस अनुभव को मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये रिपीटेड रहे हैं, लगभग विश्वविद्यालय में पूछे गए। तो एक फैटी एसिड असंतृप्त है, अगर इसमें क्या मौजूद होगा, तो इसमें दोस्तों अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो जो एक फैटी एसिड है वो असंतृप्त माना जाएगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, जिसमें है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाई, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किसके द्वारा स्थिर होती है। तो इसकी जो संरचना स्थिर होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा प्रोटीन की द्वितीयक संरचना जो है वो स्थिर होती है। सो बी वाला ऑप्शन इसमें राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 34 नंबर, जिसमें है कि द टाइप्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, डीएनए में कौन सी शर्करा का प्रकार है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट मैं कह दूँ इसको, बीबीआईपी रिपीटेड कहूँगा क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में आया हुआ है और राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पूछा गया है। तो डीएनए के मौजूद शर्करा का प्रकार, तो इनमें से पेंटोज आपका सही उत्तर होगा। पेंटोज जो है वो डीएनए में मौजूद एक प्रकार की शर्करा है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि इन मैमल्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर, स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट का प्रकार संग्रहित कहाँ पर होता है, ठीक है। तो
तो स्तनधारियों में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल से यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में स्तनधारी कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा गया है द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बोहाइड्रेट मसल्स। दो कार्बोहाइड्रेट अणुओं के बीच बंधन है। तो दो कार्बोहाइड्रेट अणुओं के बीच में जो बंधन है उसको क्या कहा जाता है? पहला है एमाइड बॉन्ड, दूसरा दिया गया है दोस्तों डाइसल्फाइड और तीसरा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, दो कार्बोहाइड्रेट अणु के बीच में जो मौजूद बंध होता है उसको ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा 36 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 37 नंबर, जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड द ड्यूरिंग सर्कुलर रिप्रेशन। जिसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सर्कुलर रेस्पिरेशन। तो इनमें से जो वेस्ट अपशिष्ट उत्पाद हैं वो कौन सा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है अपशिष्ट पदार्थ। सो ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर होगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 38 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डायाफ्राम ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। श्वसन के दौरान डायाफ्राम का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो श्वसन क्रिया के दौरान में जो डायाफ्राम का प्राथमिक कार्य है वह है कंट्रैक्टिंग द रिलीजिंग एंड द फैसिलिटी ब्रीथिंग। हवा जिनमें सांस लेने में सुविधा के लिए संकुचन और विश्राम। ये ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, प्रयास कीजिए कि इसका आंसर आप लोग खुद से करें। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि व्हिच ब्लड वेसल कैरी द डाईऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू हार्ट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कौन सी रक्त वाहिका शरीर के ऑक्सीजन रहित रक्त को परिसंचरण तंत्र में वापस हृदय तक ले जाती है? तो वापस हृदय तक जो ले जाती है दोस्तों वो है वीन नस ले जाती है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जिसमें 40 नंबर प्रश्न है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन। जिसमें तनाव और उत्तेजित के प्रति शरीर का प्रतिक्रिया को विनियमित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ये दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, रिपीट होंगे। तो इनमें जो जिम्मेदार हार्मोन्स है उनको हम क्या कहते हैं? कोर्टिसोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि विच कनेक्टिव टिश्यू सराउंड द इंडिविजुअल मसल्स फाइबर। कौन सी संयोजी ऊतक व्यक्तिगत मांसपेशी फाइबर को घेरता है? तो इनमें से जो मांसपेशी का व्यक्तिगत फाइबर है वो जो घेरता है उसको कहते हैं एंडोमाइसियम कहते हैं। बी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 42 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इनमें से जो हार्मोन्स वर्क करता है जिम्मेदार जोन है वो कौन सा है? वो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी पैराथायराइड हार्मोन्स। पैराथायराइड हार्मोन्स जो है वो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया कि विच इंडोसेरिन ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि को जाना जाता है किसके रूप में? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को हम अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन आ गया 44 नंबर, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल इन द बॉडी। शरीर में कॉर्टिसोल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो शरीर में जो कॉर्टिसोल का प्राथमिक कार्य है वो रेगुलेशन स्ट्रेस रिस्पॉन्स, तनाव प्रतिक्रिया का विनिमय करना, ये कॉर्टिसोल का प्राथमिक वर्क है। सी ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें दोस्तों कि विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेमिटलिंग रेड ब्लड सेल रिडक्शन। लाल रक्त कोशिका इसका उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इनमें से जो हार्मोन जिम्मेदार है दोस्तों वो कौन सा है? वो आपका हो जाएगा यहाँ पर कि एरियोथ्रोपोएटिन। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें है कि विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी स्लीप एक्स साइकिल। कौन सा हार्मोन शरीर के सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार हार्मोन्स हैं उनको हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जिम्मेदार है, शरीर का एक प्रकार का हार्मोन है जो कि शरीर में जब आप सोते हैं या जागते हैं तो उसके चक्र को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें है व्हिच हार्मोन इज द प्रोड्यूस बाय एड्रेनल ग्लैंड एंड हेल्प्स द रेगुलेट साल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। कौन सा हार्मोन आद्यवृक्क ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है और शरीर में नमक और पानी के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। उनको क्या कहते हैं, तो उनको ध्यान रखेंगे, ये है एंडोस्टेरोन। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि हार्मोन को उत्पादित करने के लिए उत्तेजित करने को जिम्मेदार ठहराती है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेमिटिलिंग द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स। तो इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये थायराइड सेमिटिलिंग हार्मोन जिसे TSH कहते हैं, यही जिम्मेदार है इसके लिए। सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है कि विच हार्मोन इन रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी हार्मोन पुरुष यौन विशेषताओं के विकास और रख रखाव को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। तो उनमें से टेस्टोस्टेरोन आपका अहम भूमिका निभाता है। सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल इन अबाउट, हृदय चक्र का समयावधि लगभग कितना है। तो इसका जो समयावधि है 0.8 सेकेंड के आसपास है। सी यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ओके, तो दोस्तों आज मैंने आपको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र सॉल्व करा दिया है। इसके पहले मैंने आपको मॉडल पेपर दिया है जो कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। कल की क्लास में हम लेकर के आएंगे 200+ MCQs जो आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और ये प्रश्न आप दोबारा से एक बार देख लीजिएगा और इसका PDF मैं टेलीग्राम पे दूंगा जिसमें मैं आंसर नहीं टिक किया रहूँगा। आप इस वीडियो को देख करके खुद से पेपर को हल करने का प्रयास कीजिएगा और जब हल हो जाए तो एक बार फिर से आप वीडियो देखें। एक बार फिर से आप वीडियो देखेंगे तो पूरा का पूरा प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेस्ट कीजिएगा। बाकी दोस्तों आज की क्लास का समापन यहीं पर हम करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे मेरा निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।